ध्यान दोगे? दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी बताइए, दिखाई दे रहा है ना? काम चलने लायक है कि नहीं है? काम चलने लायक होना चाहिए। आप लोग चैट करके बहुत बदमाशी करते थे, इसलिए चैट को ऑफ कर दिए हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं। एकदम महत्वपूर्ण चीज, जो चीज एग्जैक्टली एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसी चीजों का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कंटिन्यू किसके बारे में? मेटलर्जी की कुछ बातों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेटलर्जी में डायरेक्टली 2 नंबर या 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, सुनाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। सुनाई दे रहा है ना? चैट करके बताइए तो जल्दी। सुनाई दे रहा है तो कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए चलिए, बदमाशी नहीं कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनाई देगा? हाँ, चलिए 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 चलिए, हम चैट को बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग बदमाशी करते रहते हैं ना, इसलिए चैट बंद करके पढ़ेंगे ना तो कुछ ज्यादा ही समझेंगे। ठीक है? चैट पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, जो भी दिक्कत होगा एकदम पढ़ाई करने पे लगाएंगे। और जब पढ़ाई पे आदमी जोर लगा देता है ना, तो दुनिया का हर दिक्कत उसे लगता है कि जीरो हो गया। लेकिन जब तक पढ़ाई पे मन नहीं लगाता है ना, उसे लगता है ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, जिंदगी में तो प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। इसी तरह से मतलब जिंदगी का ही नाम तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सुने भी होंगे ना, आप कहने के लिए बोला जाता है स्ट्रगल इज लाइफ। मतलब किसके जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, किसके जिंदगी में परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है। जब भगवान को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हम अब तो इंसान होते हैं, हम अब तो परेशानी के आराम से परेशानी में जी सकते हैं। चलेगा? मुझे कुछ बातें करना है। सबसे पहले किनके बारे में ध्यान देगा? मेरे साथ लिखते भी रहिएगा आप लोग। ठीक है? मेरे साथ लिखते रहेंगे, जो भी मैं बातें करूंगा वो लिखते भी रहेंगे। मेटलर्जी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी का चीज होता है, उसी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेटलर्जी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं। मिनरल क्या होता है? मिनरल पूछा जाता है, व्हाट इज मिनरल, या और मिनरल में ऑब्जेक्टिव निकाल के दिए जाते हैं, तो आप सुनते रहिएगा। मिनरल किसे कहते हैं? तो आप ही सोचिए ना, जमीन के अंदर से जो निकलता है, खुदाई से जो निकलता है, खान से जो निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं खनिज। खनन प्रक्रिया से जो निकलता है, खुदाई से जो निकलता है, जमीन के ऊपरी परत से, ऊपर पट्टी से जिसे हम निकालते हैं, उसी को बोलते हैं खनिज। तो देखिएगा, मिनरल यहां लिखते हैं MINERAL, मिनरल। मेरे साथ लिखिएगा, दिखाई दे रहा है ना? मिनरल किसे कहते हैं? तो मिनरल कहते हैं उस पदार्थ को जो प्राप्त किया जाता है पृथ्वी के ऊपरी परत से। मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत से जिस पदार्थ को हम प्राप्त करते हैं, उसी पदार्थ का क्या नाम रखा गया? मिनरल, खनिज। खुदाई से जो निकलता है, खनन प्रक्रिया से जो निकलता है, उसी को खनिज कहते हैं। तो लिखते हैं दैट सब्सटेंस, वह पदार्थ। मेरे साथ ही लिखिएगा, दैट सब्सटेंस, वह पदार्थ, व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होता है, व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होता है, फ्रॉम, कहां से? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट समझते हैं क्या? अर्थ क्रस्ट का मतलब पृथ्वी का ऊपरी परत। पृथ्वी के ऊपरी परत से, अर्थ क्रस्ट यानी भूपरपट्टी से, जमीन के ऊपरी परत से हम जिसे प्राप्त करते हैं, उसी का नाम रखा जाता है मिनरल। उसी को बोलते हैं खनिज। फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज नोन एज, वही जाना जाता है किस नाम से? मिनरल के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल। वो पदार्थ जिसे खुदाई से निकालते हैं, खनन प्रक्रिया से निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल। उसी को हम लोग बोलते हैं खनिज।
हमारे विचार से आप मिनरल समझ गए होंगे। अब देखिए, खनन प्रक्रिया से जब आप निकालते हैं, खुदाई से जब आप निकालते हैं, तो खुदाई से निकलेगा उसी को खनिज कहेंगे। खुदाई से जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज। खुदाई से जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे खनिज। तो बात यहां ये भी है, बात यहां पे ये भी है कि मान लीजिए जैसे हमने खनिज प्राप्त किया, यहां से भी हमने, यहाँ पे जमीन दरभंगा में कोई खान है, ये हमारा हो गया दरभंगी खान, दरभंगा खान, दरभंगा का खान। ये मान लीजिए हमारा पटना का है, पटना का मान लीजिए ये है, और ये मान लीजिए हमारा मधुबनी का है, मधुबनी का है। चलिए अब बताइए, यहां से इस खनिज से, ये लोहा का खान है, यहां से भी लोहा निकाला गया है, यहां से भी लोहा निकाला गया है, और यहां से भी लोहा निकाला गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आंसर आता है, इसलिए मिनरल समझ लीजिए, और समझ लीजिए, मिनरल और का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, दरभंगा के खान से 1 केजी शुद्ध लोहा प्राप्त करने में मान लीजिए हमको खर्च हुआ 20 रुपया, 20 रुपया। पटना के खान से 1 केजी शुद्ध लोहा प्राप्त करने में हमें खर्च होता है 30 रुपया, चलेगा। और मधुबनी से शुद्ध लोहा प्राप्त करने में हमें खर्च होता है 40 रुपया। इस तरह से 40 रुपए खर्च होते हैं। तो आप ही बताइए, खुदाई से दरभंगा में भी निकला तो ये भी खनिज है, पटना में भी खुदाई से निकला खनिज है, मधुबनी में भी खुदाई से निकला तो ये क्या है? खनिज है। जो भी चीज खुदाई से निकलेगा, खनन प्रक्रिया से निकलेगा, जमीन के ऊपरी परत से निकलेगा, धरातल के ऊपरी परत में जो बैठे हमारे अशुद्धियां के रूप में जो हमारे मेटल लोग बैठे हैं, उन सबको हम लोग प्राप्त करेंगे, वो सारे हमारे लिए खनिज है। लेकिन आप ही बताइए ना, ये सारे के सारे जमीन के अंदर से निकलते हैं, ये कहने का मतलब हमारे लिए सारे खनिज है। लेकिन आप ही सोचिए, इन तमाम खनिजों में से किस खनिज में से हम आसानी से कम खर्च पे शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं? इन तमाम खनिजों में से, चाहे दरभंगा से लोहा निकालो, या पटना की जमीन से, या मधुबनी की जमीन से लोहा निकालो, इन तमाम खनिजों में से जिन खनिज से कम खर्च पे आसानी से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है, उसी खनिज का नाम रखा जाता है अयस्क। उसी को हम लोग कहते हैं अयस्क, यानी उसी को हम लोग कहते हैं ओर। बताए, लाइन समझे कि नहीं समझे? और किसे कहते हैं, समझे कि नहीं? मतलब जमीन के अंदर से जो भी निकलेगा खनिज है। तो मैंने बताया, दरभंगा में भी लोहा निकाला, वो भी खनिज, पटना में भी लोहा निकाला, वो भी खनिज, मधुबनी में भी जमीन के अंदर से निकाला, मतलब वो भी है खनिज। लेकिन इन तमाम खनिजों में दरभंगा में मात्रा में खर्च पड़ता है 20 रुपए का, 20 रुपए का खर्चा, पटना में 30 रुपए का खर्चा, और मधुबनी में 40 रुपए का खर्चा। इसका मतलब खनिज तो सबके सब है, क्योंकि सब जमीन के अंदर से निकले हैं। लेकिन इन तमाम खनिजों में से दरभंगा से जो हम धातु प्राप्त करेंगे, कम खर्च में शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, मोर इजिली, मोर प्रॉफिटेबली हम प्योर मेटल को प्राप्त जिस खनिज से करते हैं, उसी खनिज का नाम रखा जाता है और। यानी दरभंगा में जो मिनरल है, वो मिनरल अपने आप में ओर है। बताइए, ओर समझे कि नहीं समझे? और समझे? और समझे? कितना यार फोन करता है। और समझे कि नहीं? और समझे क्या? जल्दी बताइए। और समझ गए? और भाई लोग, अरे इतना लड़का सब फोन करता है ना, किसी का फोन रिसीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं 50 फोन करता है दिन। ये सब पढ़ाने देना ही नहीं चाहता। दिन में 70 पता नहीं कहाँ से नंबर ले लिया, फोन करता है। ये समझे? ये समझ गए क्या?
समझे? मिनरल समझे? चलिए, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे एकदम नहीं कुछ मिला अपना। चलिए, मैं और का परिभाषा बताता हूं, और के बारे में बातें करता हूं। चलिए, हमने बताया जिन खनिजों से शुद्ध धातु को आसानी से कम खर्च पे प्राप्त कर सकते हैं उसी खनिज को क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। तो चलिए बताइए, तो जमीन के अंदर से सारे का सारे निकला, जमीन के अंदर से सारे का सारे निकला, तो सारा का सारा क्या है? मिनरल है। मिनरल तो सब है क्योंकि सब जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन इन तमाम मिनरल में से आप शुद्ध धातु आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते, और वही मिनरल हो सकते हैं जिसे कम खर्च पे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसी मिनरल को हम लोग और बोलते हैं। तो देखिए, तमाम मिनरल और नहीं है, लेकिन तमाम और सारे और मिनरल होंगे। लाइन समझे? चलिए, मैं लाइन को आगे बढ़ाता हूं, लाइन कंटिन्यू कर रहा हूं। और के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है और को डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे किसके बारे में? और के बारे में। व्हाट इज और आप जानते होंगे, अयस्क को कहते हैं और। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि दैट मिनरल, वह खनिज, वह मिनरल फ्रॉम विच, जहां से, दैट मिनरल, वह खनिज फ्रॉम विच, जहां से मेटल, या आप इसे बोल सकते हैं प्योर मेटल, प्योर मेटल शुद्ध धातु, कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड मोर इजली, more easily and profitably is known as, वही जाना जाता है, is known as और। इसको फटाफट नोट कीजिए, तो क्या लिखा है? दैट मिनरल, वह खनिज फ्रॉम विच, जहां से प्योर मेटल शुद्ध धातु कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जा सकता है, मोर इजली एंड प्रॉफिटेबली, अधिक आसानी से और मुनाफे के सहित प्राप्त किया जा सकता है, इज नॉन एज और, वही और के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं और। मतलब वो मिनरल जहां से आप शुद्ध धातु कम खर्च पे प्राप्त कर सकते हैं, उसी मिनरल को हम लोग बोलते हैं और। ये नोट कीजिए जल्दी में, ये नोट किए जल्दी जल्दी। दैट मिनरल, वह खनिज फ्रॉम व्हिच, जहां से प्योर मेटल शुद्ध धातु कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जा सकता है, मोर इजिली एंड प्रॉफिटेबली, अधिक आसानी से और कम खर्च पे, वही जाना जाता है और के नाम से, उसी को हम लोग बोलते हैं और। देखिए, जमीन के अंदर से जो भी निकले सारे के सारे मिनरल है, लेकिन हर जमीन से निकला हुआ मिनरल और नहीं हो सकता है। और वही हो सकता है ना जहां से शुद्ध धातु को आसानी से कम खर्च पे प्राप्त किया जा सकता है, उसी को आप बोल सकते हैं और। इसका मतलब हर एक मिनरल और नहीं होगा, लेकिन हर एक और मिनरल होगा। बोलिए, लाइन क्लियर हुआ? हर एक और मिनरल होगा, लेकिन हर एक मिनरल और नहीं होगा। तो चलिए, मैं अगला लाइन में लेकर चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी में ले लीजिए। चलिए, अब देखिए, दो प्रकार के और होते हैं, एक को कहा जाता है नेटिव और, एक को कहा जाता है कंबाइंड और। नेटिव और कहने का मतलब यह हुआ कि जो और जमीन में स्वतंत्र अवस्था में हो, अकेला की अवस्था में हो, वही हमारा कहलाता है नेटिव और। लेकिन वो और जो कंबाइंड हो चुके हैं, जिसमें अशुद्धियां जुड़ चुके हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड और। तो नेटिव और जैसे कि आप सोना लीजिए, तांबा लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, मतलब अनरिएक्टिव मेटल,
जो मेटल रिएक्शन करना ही नहीं चाहता है, जिसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है, जो अकेले की अवस्था में जीता है, कभी सुने कि सोना पे जंग लग गया है? नहीं लगता है। प्लेटिनम, चांदी, इन सब पे जंग नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा मिट्टी में रहने के कारण थोड़ा सा गंदगी जरूर बैठ जाएगा ऊपर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोना पूरा पूरा का पूरा वो अशुद्ध हो चुका है, उसका शुद्धिकरण में हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये कहना चाहता हूं घुमा फिरा के कि सोना जो है वो हमारा नेटिव और के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो अकेला की अवस्था में जीने वाले और होते हैं, इसलिए सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिव और। तो नेटिव और का कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ और याद रखिएगा। नेटिव और फटाफट लिख लीजिए। और दो प्रकार के होते हैं, एक का नेटिव और, एक का कंबाइंड और। तो नेटिव और का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी काफी कम होगी। तो जैसे आपका सबसे ज्यादा फेमस है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब काफी ज्यादा फेमस और होते हैं। मतलब ये सब नेटिव और है, मतलब अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। गोल्ड जैसे कि आप ले लीजिए एयू, सिल्वर जैसे ले लीजिए एजी, प्लैटिनम जैसे ले लीजिए पीटी। ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं? नेटिव और होते हैं। मतलब ये सब अनरिएक्टिव और होते हैं, मतलब ये सब रिएक्शन नहीं करना चाहते, अकेले की अवस्था में जीने वाले ये और होते हैं। और दूसरा हमारा होता है कंबाइंड और। कंबाइंड और ये हमारा होता है कंबाइंड और। कंबाइंड और की अगर बात किया जाए तो जैसे आप ले सकते हैं आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, कॉपर भी कंबाइंड हो जाते हैं, एल्यूमिनियम ले लीजिए। ये सब हमारे जो और बनते हैं ना, आप हालांकि आयरन कॉपर से बेहतर होगा, आयरन का और हेमाटाइट, कॉपर का और कॉपर पायराइट, और एल्यूमिनियम का और ये बॉक्साइट, ये सारे सारे और लिए जाएंगे, फिर भी चलने लायक है। आगे जाके तो हम लिखेंगे ही आयरन की ओर, कॉपर की ओर, एल्यूमिनियम की ओर, ये सब तो हमें लिखना ही है। तो आयरन की ओर क्या होता है आपको पता होगा, जल्दी बोलिए तो। आयरन की ओर, आयरन की ओर हेमाटाइट याद होगा ना। कॉपर की ओर कॉपर पायराइट, एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट। ये सब ऐसे और होते हैं ना जो कि कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले अवस्था में नहीं पाए जाते। कंबाइंड और मतलब जुड़ा हुआ और है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। कंबाइंड और ये हो गया नेटिव और कंबाइंड और। इसको नोट किए, नोट करते रहिए मेरे साथ। नोट कर लिए? नोट करते रहिए, काफी ज्यादा जरूरी का चीज है। जल्दी बोलो, नोट किया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम लोग बातें करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है ना इसमें, व्हाट इज रोस्टिंग, 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसका। तो हम लोग पहले रोस्टिंग की बात कर ले। रोस्टिंग में क्या किया जाता है ना कि मेटल के पाउडर को हीटिंग किया जाता है। रोस्टिंग में मेटल के पाउडर को, अच्छा एक लाइन एक और देख लीजिए सबसे पहले, उसके बारे में आपको ये पता ही होगा। एक होता है गैंग, गैंग बोलिए या इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स की अगर बात किया जाए, गैंग किसे कहते हैं तो ओर के साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है जमीन के अंदर से जब आप निकालते हैं तो निकला मिनरल। मिनरल में जिस मिनरल से आसानी से कम खर्च पे हमने शुद्ध धातु को प्राप्त किया वो मेरे लिए हो गया ओर। लेकिन क्या ओर पूरा का पूरा शुद्ध होता है? क्या नहीं, उसमें भी अशुद्धि ढेर सारे होते हैं। तो वो अशुद्धि जो ओर से मिला होता है, जो अशुद्धि ओर के साथ मिला होता है, उसी अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। जमीन के अंदर से निकला तो खनिज है, जमीन के अंदर से जो भी निकला वो क्या है? खनिज है। कई जगहों पे मैंने खनिजों को प्राप्त किया, उन खनिजों में जिससे कम खर्च पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो मेरे लिए कहने के लिए और है। लेकिन क्या और पूरा का पूरा शुद्ध थोड़ी ना होगा? अरे और का मतलब हुआ कि वो मिनरल ही है,
लेकिन थोड़ा सा उसमें खर्चा कम लगता है शुद्ध धातु प्राप्त करने में, तो हमारे लिए ओर बन चुका है। लेकिन ओर में भी तो बहुत सारे अशुद्धि है, तो ओर के अंदर में जो अशुद्धि छुपा होता है ना, उसी अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं गैंग। वो अशुद्धि जो ओर में छिपा होता है, मतलब ओर के साथ मिला होता है, उसी अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। यानी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विथ ओर, इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विथ ओर के साथ जो इम्प्योरिटी एसोसिएट होता है इज नोन एज, वही जाने जाते हैं, इज नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। उसी को आप गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए लाइन क्या बोल रहा है, लाइन थोड़ा समझिएगा। लाइन बोल रहा है इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विथ ओर, वैसा अशुद्धि जो ओर के साथ मिला होता है इज नोन एज गैंग और मैट्रिक्स, उसी को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलिए लाइन समझे क्या? जो इंप्योरिटी ओर से मिला होता है उसी का नाम क्या रखते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। जल्दी में इसको नोट कीजिए, गैंग या मैट्रिक्स। नोट कर रहे हैं कि नहीं मेरे साथ, जल्दी बताइए, नोट करते रहिएगा, धाए धाए। चलिए, अब बात जहां पे दिक्कत हो ना तो रुक के मेरे को समझ लेने को, मैं पीछे आके देख लेता हूं आपका वो चैट जो होता है ना, वो देख रहा हूं। आवाज नहीं आ रहा है, अरे आवाज इतना देर से जा रहा था, अभी आवाज नहीं आ रहा है, बदमाशी कर रहा है। चलिए, गैंग या मैट्रिक्स आप लोग समझ गए? अच्छा बताइए, इसको आप लिख लिए तो हम इसको पहले डिलीट मारे और फिर इससे आगे की बातों को करें। अच्छा बताइए, और मतलब मान लीजिए एक लाइन मैं लिखा नहीं हूं अभी तक, वो लाइन लिख देता हूं। एक लाइन जैसे मान लीजिए ये दिया, ये भी हमारे लिए जमीन से निकला तो मिनरल, ये भी जमीन से निकला तो नाम मिनरल, और ये भी जमीन से निकला तो मिनरल, ये भी जमीन से निकला तो मिनरल। इस मिनरल से धातु को प्राप्त करने में खर्च हुआ 15 रुपया, इस मिनरल से खर्च पड़ा 20 रुपया, इससे खर्च पड़ा 30 रुपया। जरा सोच के बोलो, 20 का खर्चा, 15 का खर्चा, 20 का खर्चा, 30 का खर्चा, तो बताइए तो कम खर्च पे कहां से धातु प्राप्त कर रहे हैं यहां पे? इसका मतलब ये मिनरल हमारे लिए क्या है, ओर है, ओर। मतलब सर इस मिनरल को हम ओर बोलेंगे, लेकिन सर इसमें ज्यादा खर्च है ना, इस मिनरल को हम और नहीं बोल सकते, इसमें भी ज्यादा खर्च है सर, 30 रुपए का खर्च पड़ता है, इसका मतलब इसे भी और नहीं बोल सकते। अब आप ये बताइए, क्या सारे के सारे मिनरल क्या और बन सकते हैं क्या? चाह के भी नहीं बन सकते। सारे के सारे मिनरल चाहकर भी और नहीं बन सकते, लेकिन क्या कोई भी और अगर होगा तो और तो मिनरल पहले बन ही जाएगा ना। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे के सारे जो और होते हैं ना वो मिनरल होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल और हो ही नहीं सकते। तो लाइन हम लिखेंगे यहां पर, ऑल, थोड़ा नीचे लिखें, ऑल ओर्स आर मिनरल। सारे और क्या होते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल while जबकि all minerals are not ore। बोलिए लाइन समझे क्या? all ores are mineral, मेरे साथ ही लिखिएगा, all ores are mineral, सारे के सारे और जो होते हैं ना वो मिनरल होते हैं, while जबकि all minerals are not ore, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। सारे के सारे और मिनरल होते हैं लेकिन सभी के सभी मिनरल और नहीं हो सकते हैं,
वही मिनरल बस और बन सकते हैं जिससे शुद्ध धातु को कम खर्च पे प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए, ये लाइन तो क्लियर है? ये लाइन समझे? ये लाइन समझ गए ना? चलिए, ये भी लाइन समझ गया। हमको लग रहा है आप धराधर समझ रहे हैं। चलिए, ये भी लाइन आप समझ गए, मतलब लाइन धराधर समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है। अच्छा चलिए, एक विधि का नाम पढ़ाता हूं, चलेगा? एक लाइन, एक विधि पढ़ाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो भी पढ़ा रहा हूं वही जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, अगला आ जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? तो देखिए, मेटल के पाउडर को सबसे पहले चूर्ण बना लीजिए। मेटल के पाउडर को क्या करें? चूर्ण बना ले, और उसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गरमाते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में। तो उस पाउडर के साथ जो भी अशुद्धि होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जैसे मेनली इसमें सल्फर का और का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे पीबीएस है, तो पीबीएस का एस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना के बाहर निकल जाता है। जैसे ZnS है, जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक सल्फाइड, उसका जो सल्फर नाम का इंप्योरिटी है, वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना के बाहर निकल जाता है। तो मेटल के पाउडर को जनरली सल्फाइड और को ही किया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, किसी भी और को आप इससे प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इस विधि से आप शुद्धिकरण कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? ओर के पाउडर को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में। तो जो इंप्योरिटी ओर के साथ होते हैं, मेटल पाउडर के साथ जो इंप्योरिटी होते हैं, वो इंप्योरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना के बाहर निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया का नाम क्या रखते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग जब भी होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे किया जाता है, और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में। तो इसमें हम लाइन ये लिखेंगे, लिखेंगे प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ metal powder, process of heating of metal powder in excess supply of oxygen below its melting point is known as, वही जाना जाता है रोस्टिंग के नाम से, उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल पाउडर, मेटल पाउडर को हीटिंग करने का, गरमाने का विधि इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, वही जाना जाता है रोस्टिंग के नाम से। देखिए, मेटल के पाउडर को गर्म किया जाता है, मेटल के पाउडर को गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। इसी प्रक्रिया का नाम रखा जाता है रोस्टिंग। ऐसा लिखा, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल पाउडर, मेटल के पाउडर को गरमाने की विधि इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। जरा सोचिए ना, थोड़ा सा इसमें लाइन समझने वाला बात है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन रोस्टिंग में क्या करते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में करते हैं लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में। एक चीज थोड़ा सोचिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हमने क्यों लिखा है, थोड़ा समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर इसलिए लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास चाउमीन वाले को देखे होंगे आप, चाउमीन जैसे बनाते रहता है, तो चाउमीन को देखते हैं क्या, ऐसे छोलनी लेकर के ऐसे मारते उठा के फेंकता है, ऐसे ऐसे मारते रहता है दे दनादन। तो उसमें क्या होता है ना कि पाउडर लिए गए मेटल की, और आपके घर में जो रोटी बनाने वाला तविया होता है, उस तविया पे मान लीजिए पाउडर को अच्छे रख दिया जाएगा और गर्म किया जाएगा। ये हमारा तविया है, जिस तविया पे मेटल के ढेर सारे पाउडर होते हैं, इसके साथ ढेर सारा अशुद्धि होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं ना, ऐसे हीटिंग किया जाता है ना, तो इसमें जो भी इंप्योरिटी रहता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना के निकल जाता है। लेकिन इसमें लिखा गया ना इनकी, ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इसलिए बोल रहे हैं गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट आप दोगे तो ये पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद क्या होगा, इसका लट्ठा बन जाएगा। जैसे आटा में पानी डालते हो गूंथने के टाइम लट्ठा बन जाता है ना, तो मान लीजिए ये आटा में पानी मिला हुआ है और उस समय लट्ठा इतना बड़ा बन गया, तो जो इंप्योरिटी इस लट्ठा के अंदर में घुस जाएगा, उस इंप्योरिटी को तो बाहर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या बोला है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो सॉरी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। तो मेटल के पाउडर को मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करना ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। बताइए रोस्टिंग समझे क्या, रोस्टिंग समझे तो हम कैल्सिनेशन समझाएंगे। जल्दी बोलिए, रोस्टिंग समझ गए, रोस्टिंग समझ गए। चलिए अब कैल्सिनेशन पे आते हैं। कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, रोस्टिंग समझ गए, कैल्सिनेशन की बात करते हैं। कैल्सिनेशन में देखिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, कैल्सिनेशन इसी से मिलता जुलता है। देखिए देखिएगा, चैट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चैट ज्यादा नहीं करना, बस जरूरत के हिसाब से चैट करना। देखिए यहाँ पे कैल्सिनेशन। अच्छा पहले रोस्टिंग का एक दो एग्जांपल आप लिख लो, तो रोस्टिंग का एक दो एग्जांपल मैंने नहीं लिखा, जैसे एग्जांपल लिखा जाए, इधर आगे लिखते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं, एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग, एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, और रोस्टिंग का एग्जांपल 2 नंबर में पूछे जाते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का अगर एग्जांपल की बात कीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीटिंग किया जाए, तो ये जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है जिंक ऑक्साइड प्लस उस पाउडर के साथ जो सल्फर नाम का अशुद्धि होता है ना, वो सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसको अगर बैलेंस कीजिएगा, तो ऐसे यहाँ पे अगर 2 डालेंगे तो यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, तो 2 जिंक हो जाएगा, सल्फर 2, यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, तो सल्फर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 हो जाएगा, तो 3O2 हो जाएगा। अब देखिए ये मेटल के पाउडर है, मेनली सल्फाइड और का इससे प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना के बाहर निकल गया, और जिंक के साथ अटैच हो चुका है ऑक्सीजन। इसी तरह से मान लीजिए पीपीएस लिया जाए, गैलेना नाम सुने होंगे, क्वेश्चन बैंक में मिला होगा, गैलेना पीबीएस फॉर्मूला होता है, ये सिल्वर मतलब ये लेड का ओर होता है, लेड का। तो पीबीएस, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहां भी एक्सेस सप्लाई किया गया,
तो देखिए पीबी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, पीबीओ और प्लस SO2 बना लिया, और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना रहा है। तो यहाँ पे 2 PbS 2 PbO बना लिया। बैलेंस करेंगे तो 2 1 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 O2 के साथ रिएक्शन किया। ये रोस्टिंग का एग्जांपल हो गया, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाया और साथ में SO2 बना के बाहर निकल गया। PbSO2 से रिएक्शन करके PbO बनाया और SO2 बाहर निकल गया। ये आप एग्जांपल के रूप में नोट कर लीजिए, रोस्टिंग का ये एग्जांपल है। ठीक है, रोस्टिंग का ये एग्जांपल है, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग आएंगे कैल्सिनेशन पे। इंप्योरिटी मेनली सल्फर होते हैं, इसमें मुख्य रूप से सल्फर का इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, जितने भी बाइनरी और होते हैं ना, बाइनरी और का प्यूरिफिकेशन किया जाता है इस रोस्टिंग विधि के द्वारा। बाद बाकी में कैल्सिनेशन लगाते हैं। ठीक है, चलिए कैल्सिनेशन की बात कर रहा हूं, इसको हटा के हेडिंग डालता हूं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, देखिए कैल्सिनेशन में क्या प्रोसेस है। कैल्सिनेशन प्रोसेस की अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें भी क्या किया जाता है ना कि और का हीटिंग किया जाता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिख रहे हैं, लिखिंग लाइन हीटिंग ऑफ ओर या पाउडर डोर, हीटिंग ऑफ पाउडर्ड ओर, पाउडर का हीटिंग करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन below its melting point, below its melting point is known as कैल्सिनेशन। उसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। हीटिंग ऑफ पाउडर डोर, पाउडर डोर को हीटिंग किया जाता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे पाउडर डोर को जब हीटिंग किया जाता है, यही प्रक्रिया जाना जाता है किस नाम से, कैल्सिनेशन के नाम से। उसी को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ पाउडर डोर, पाउडर डोर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए आप लिया जाए मेटालिक कार्बोनेट, अगर लिया जाए कार्बोनेट और M2CO3 का होल X, मेटल का वैलेंस ही नहीं पता है तो हमने मान लिया X। इसको जब हीटिंग किया जाता है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, जब हीटिंग करते हैं ये बनता है मेटल ऑक्साइड और साथ में यहां से निकल जाता है CO2। मान लीजिए मेटल सल्फेट अगर लिया जाए M2SO4 का होल X, इसको जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में हीटिंग किया जाता है तो इसमें देखिए क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड यहां से बनता है, SO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो देखिए पहले मेटल के साथ कितना अशुद्धि था, मेटल के साथ एक M मेटल तो खुद है, एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। अब मेटल के साथ सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, यानी कार्बन नामक जो अशुद्धि है ना, वो कार्बन CO2 बना के बाहर निकल गया। इस तरह से मेटल सल्फेट की अगर बात किया जाए तो मेटल सल्फेट में मेटल के साथ सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है। तो देखिए अब मेटल के साथ ऑक्सीजन तो बच गया, मेटल के साथ ऑक्सीजन तो बच गया,
लेकिन इसका सल्फर नामक जो अशुद्धि है, सल्फर नामक जो अशुद्धि है वो SO2 बना के बाहर निकल गया। तो इस तरह से कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एक ही काम किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे मेटल के पाउडर को हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेटल के पाउडर को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं तो कैल्सिनेशन होता है, और पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं तो रोस्टिंग होता है। इसको फटाफट नोट कीजिएगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल नहीं पिघलना चाहिए भाई, बेवकूफ वाला सवाल पूछ रहे हो। रोस्टिंग के दौरान कभी पिघलना चाहिए क्या? मैंने बताया था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के दौरान कभी भी और को पिघलना नहीं चाहिए। पिघलेगा तब तो खेला ही खत्म हो जाएगा। रोस्टिंग के दौरान या कैल्सिनेशन के दौरान और को पिघलना नहीं चाहिए, तो कॉमन सी बात है ना, पिघल जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि जब पिघल जाएगा तो जैसे लट्ठा बन जाता है, और लट्ठा बन जाएगा तो बहुत सारे अशुद्धि क्या होगा, उस लट्ठा के अंदर में घुस जाएगा। पिघलना नहीं चाहिए, भूल से नहीं पिघलना चाहिए, समझे? मैंने ये बता दिया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखिएगा लाइन, ये कॉमन सा बात था। एक होता है मोल्स प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्स प्रोसेस, मोल्स प्रोसेस को आप लोग कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोल्स प्रोसेस, MONDS, मोल्स प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ निकल, वॉन आर्कल मेथड। निकल के शुद्धिकरण का मोल्स प्रोसेस अपने आप में विधि होता है। हम लाइन लिखते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल को शुद्धिकरण का यह अपने आप में एक विधि होता है। अब इसमें देखिए लाइन, मोल्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, मान लीजिए निकल का पाउडर है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में HO के रूप में है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनिल निकल, NiCO का होल 4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखे होंगे, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है। NiCO का होल 4 ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसको लगभग में 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है, 350 के आसपास। अच्छा, ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकल है ना, उस टेट्रा कार्बोनिल निकल को पुनः गर्म किया जाता है कितने पे, इसको हीटिंग किया जाता है लगभग 450 से 470 पे, 450 से 470 पे, इसको लगभग 350 पे। तो 450 से 470 डिग्री सेल्सियस पे जैसे इसको गर्म किया जाता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO बाहर निकल जाता है और हमारा शुद्ध निकल यहां से प्राप्त हो जाता है। 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया और ये प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाइड निकल होता है। तो देखिए इसमें शुद्धिकरण होता है कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निकल के पाउडर के साथ यहाँ पे प्यूरिटी के साथ इंप्योरिटी भी उपलब्ध है। निकल के पाउडर में यहाँ पे शुद्धि और अशुद्धि दोनों होता है, इस जगह पे प्यूरिटी और इंप्योरिटी दोनों होते हैं। तो निकल का जो भी शुद्धि है, प्यूरिटी है, वो प्यूरिटी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके टेट्रा कार्बोनिल निकल बना के बाहर निकल गया। निकल के साथ जो भी प्यूरिटी है, जो भी शुद्धि है, सारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ करके वहां चला गया और निकल का जितना भी इंप्योरिटी था सब यहीं पर आ गया। और उसी टेट्रा कार्बोनिल निकल को जैसे ही हिट किया जाता है, उसी को पूरा का पूरा उठा करके यहां लाया और इसको जैसे ही हिट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और हमारा प्यूरिफाइड निकल बच जाएगा। और इसी प्रोसेस का नाम होता है मोल्स प्रोसेस। बोलिए, लाइन समझे? हो गया? बोलिए, ये समझे क्या? मोल्स प्रोसेस समझे क्या?
मोड्स प्रोसेस समझ में आया? निकल के रिफाइनिंग का विधि होता है, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके टेट्राकार्बोनिल निकल बनाता है। हो गया, ये समझे? हो गया, चलिए चलेगा लाइन, चलिए आगे बातें करते हैं। अब देखिए, एक विधि लेते हैं जिंक। सबसे पहले देखिए, आप जानते होंगे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे विधि पूछे जाते हैं। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लोहा का मेटलर्जी, तांबा का, एल्युमिनियम का, ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। एक छोटा सा मेटलर्जी होता है जिसे बोलते हैं मेटलर्जी ऑफ जिंक। जिंक की मेटलर्जी में आज पढ़ाता हूं, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। देखिएगा लाइन, इसको मिटा दूं, चलिए मेटलर्जी ऑफ जिंक की बात करता हूं। जिंक, जिंक लेते हैं ना, जिंक के बारे में बात करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। देखिए जिंक जो प्राप्त होते हैं ना, जिंक हमें मिलता है जिंक ब्लेंड से, या फिर से मिलता है कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट जिसे आप बोलते हैं, और जिंकाइट जिसे आप जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या लिखा? ZnS, ऐसा लिखा जिंक ब्लेंड। उसके बाद लिखा कैलामाइन, कैलामाइन, इसको लिखा ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। और उसके बाद लिखा जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जिंकाइट, ZnO, जिंकाइट बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे क्या है? ओर ऑफ जिंक है, जिंक ये सब ओर है। हमने लाइन लिखा ओर ऑफ जिंक, ये जिंक के ओर है। लेकिन ये सारे के सारे ओर है, जैसे लोहा के लिए आप लेते हैं ना हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, स्टीरियोडाइट, उसी टाइप से जिंक के कई सारे ओर होते हैं। जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन होता है, जिंकाइट होता है। लेकिन इन सब में जो चीफ ओर होता है, मुख्य ओर होता है, जिससे जिंक का शुद्धिकरण होता है, होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड हमारा शुद्ध ओर होता है। तो लाइन लिखते हैं, लाइन लिखेंगे जिंक ब्लेंड इज द मेन ओर ऑफ जिंक। जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक का मेन ओर होता है, मतलब ये हमारा चीफ ओर है, चीफ ओर, मुख्य एस, यही हमारा जिंक, जिंक ब्लेंड। यहीं से हम लोग जिंक का शुद्धिकरण करते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिखे। आज जो भी चल रहा है अभी पहले इसको चलने दीजिए, अभी अभी साइड से हेल्प लेते रहिएगा। चलेगा, चलेगा, ये समझ गए? सब कुछ पढ़ा देंगे, पहले एक तो पढ़ो। ये लिख लिए, ये नोट कर लिए। रोस्टिंग बता दिया जाएगा, मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन, रोस्टिंग बता दिया जाएगा। एक्चुअली अभी ये बैटरी अबाउट टू डाई कितना परसेंट है? 4% है।
इसमें हम जिंक को खत्म करेंगे और फिर एक बार हम 9 बजे रात में लगाएंगे। 9 बजे रात में 9 बजे रात में आएंगे ना तो पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर देंगे आपको। 9 बजे रात में एक बार आएंगे, 9 बजे से 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक पढ़ाएंगे, फिनिश हो जाएगा। चलेगा। ये देखिए, अब बताइए, जिंक ब्लेंड से हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। इससे आगे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बताइए, जिंक ब्लेंड से अगर आप शुद्धिकरण करते हैं तो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या था? जेडएनएस। और आपको एक बात याद है क्या? फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड। याद है क्या? फेन प्लवन विधि याद होगा। फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल कब करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए। तो बताइए, तो जिंक ब्लेंड में सल्फाइड है कि नहीं है? जिंक ब्लेंड में सल्फाइड है। इसका मतलब इसको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन के लिए फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस जिंक सल्फाइड के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस इसके लिए। तो इनिशियली हम यहाँ लिखने वाले हैं, इनिशियली फ्लोट फ्लोटेशन process is used for, सबसे पहले फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यूज फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब समझिए शुद्धिकरण, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड ZnS। बोलिएगा फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस इसमें सबसे पहले क्यों लगाएं? लगाने का कारण यही था कि जिंक ब्लेंड में आप देख रहे हैं सल्फाइड है ना, सल्फर जिसके पास भी अशुद्धि होता है ना, उसके लिए फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे सल्फर नामक अशुद्धि है, इसलिए इसमें हम लोग लगाएंगे सबसे पहले फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। अच्छा, फ्लोट फ्लोटेशन के प्रोसेस से इसका कुछ अशुद्धि दूर होगा और उसके बाद हम लोग इसमें लगाते हैं रोस्टिंग। अगेन याद होगा, सल्फाइड के लिए हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि सल्फाइड में मुख्य रूप से क्या लगाते रहते हैं? रोस्टिंग लगाते रहते हैं। तो मैंने लाइन लिखा, अगेन रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड। पुनः रोस्टिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और रोस्टिंग में क्या करते थे याद है क्या? जिंक सल्फाइड जो है उसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं और यहां से बनता है जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है गैस में। तो देखिए यहाँ बैलेंस करिएगा तो 2 जिंक लिया जाए, 2 जिंक लिया, सल्फर 2 लिया, 2 सल्फर लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 डालना पड़ेगा और इसको हीटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड हमारा बन चुका है। बोलिए, यहां तक लाइन समझे क्या? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चैटिंग में फालतू फालतू बात ना लिखे, नहीं तो चैटिंग बंद कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। पढ़ाई करो ना, समझ गए? चलिए, यहां तक समझ गए? अच्छा, अब देखिए, तो अब लास्ट विधि पे हम लोग जाते हैं। जिंक का मेटलर्जी काफी आसान होता है, इसलिए मैंने इसको तुरंत निकाल दिया। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस लगाते हैं सल्फाइड को हटाने के लिए। उसके बाद रोस्टिंग लगाया जाता है, रोस्टिंग में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लास्टली मान लीजिए अगर यहीं पे इसमें से जैसे है कि जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक के साथ सल्फर नामक अशुद्धि यहाँ पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन नामक अशुद्धि है। तो इस ऑक्सीजन को, अशुद्धि को हटाना पड़ेगा किसी तरह से।
तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को हटा के बाहर कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना करके। फाइनली अंत में कार्बन रिडक्शन मेथड is used. फाइनली कार्बन रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिडक्शन या प्यूरिफिकेशन, कार्बन रिडक्शन मेथड में क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि पिछला में आपने देखा था क्या बना था, जिंक ऑक्साइड यहां तक आ चुका था, जिंक ऑक्साइड बन चुका था, और इसी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दीजिए, और साथ में ये जिंक हमारा प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा, गैस, और ये हमारा क्या है, प्योर मेटल। अब देख लीजिए लाइन, ये जिंक का मेटलर्जी खत्म हो चुका है। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का। मेरे विचार से 9:15 बजे के आसपास आऊंगा लाइव, और फिर से ये लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा को आज पढ़ा दूंगा, कल मॉर्निंग टाइम में आपको तांबा और एल्युमिनियम पढ़ा दूंगा। इस तरह से मेटलर्जी पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। आज लोहा पढ़ा दूंगा, कल तांबा एल्युमिनियम पढ़ा दूंगा, क्योंकि लोहा को रात में प्रिपेयर भी करना होगा, तब जाकर के आप तांबा एल्युमिनियम भोरे पढ़ लेंगे, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इस जितना पढ़ा है उसको अभी तुरंत का तुरंत छाप लो, क्योंकि सारा इंपोर्टेंट लाइन ही पढ़ा रहा है। थैंक यू। इसके बैटरी एक्चुअली अबाउट टू डाई।